नमस्कार। JCERT DG स्कूल में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और इस पुस्तक का अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है वायुमंडल। बच्चों, इस अध्याय की यह पहली वीडियो है और वायुमंडल के तहत हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ है, वायुमंडल की संरचना कैसी है। ये 3 बातों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय 4 जिसका नाम है वायुमंडल। बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर कई 100 किलोमीटर की मोटाई में गैसीय आवरण व्याप्त है, यानी कि फैला हुआ है। इस गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है, एक बल है जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह वायुमंडल पृथ्वी के साथ टिका हुआ है। मतलब इस गैसीय आवरण को, गैस के आवरण को ये गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींच कर रखा है। इस कारण ये वायु हवा हमसे दूर नहीं जाता है। बच्चों, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व इसी वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीव हैं क्योंकि यहाँ पर वायु है, हवा है, पवन है। नहीं तो पृथ्वी भी चंद्रमा के समान वीरान होती। चंद्रमा में ये हवा नहीं है, इसलिए वो वीरान है, वहां जीव नहीं है। बच्चों, आपने समझा कि हमारी पृथ्वी गैसों की घनी चादर से घिरी हुई है। पृथ्वी पर जीवों को जीवित रहने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वायु की आवश्यकता पड़ती है। यह हमें और पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सौर मंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों के बुरे प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है। सुरक्षा की इस चादर के कारण ही हम दिन के समय जलने, मतलब जल जाने, गर्मी से जल जाने एवं रात के समय ठंड के कारण बर्फ की तरह जमकर से बच जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं बच्चों कि ये वायुमंडल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम लोग वायुमंडल का संगठन के बारे में समझते हैं। मतलब वायुमंडल कैसे बना है, किन गैसों से बना है, इसको हम कहते हैं वायुमंडल का संगठन। तो बच्चों, ये हवा में, इस वायुमंडल में बहुत सी गैसें पाई जाती है। कई गैसों का मिश्रण, कई गैसों के मिलावट से ये वायुमंडल बना हुआ है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, ऑर्गन तथा हाइड्रोजन, ये सारी गैसें हैं। इन सारी गैसों के मिलने से ही वायुमंडल का निर्माण हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, ऑक्सीजन गैस 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% है। मतलब यह 1% से भी 0.97% कम है। और ऑर्गन गैस है जो कि 0.93% है। मतलब यह 1% से 0.07% कम है। तो इन गैसों के अलावा जल वाष्प, जो भाप के रूप में जाता है, जल वाष्प एवं धूल कण भी इसमें मौजूद है।
तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिला के ही हो जाते हैं 99%। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जल वाष्प, धूलकण है। बच्चों आप समझते हैं कि वायुमंडल में मौजूद सभी प्रकार की गैसें हमारे लिए उपयोगी है। नाइट्रोजन गैस जो सबसे अधिक है वायुमंडल में, ये सबसे अधिक है, जिस कारण श्वसन क्रिया के साथ जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ थोड़ा सा नाइट्रोजन भी हमारे फेफड़े में चले जाती है, लेकिन वो फिर बाहर निकल जाती है। परंतु बच्चों पौधों का जीवन नाइट्रोजन पर ही आश्रित है। नाइट्रोजन के कारण ही वे जीवित हैं। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका रूप बदल देते हैं। इस बदले हुए रूप को पौधे अपने उपयोग में लाते हैं। तो नाइट्रोजन पौधे के लिए आवश्यक है। बच्चों ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलती है। आपने देखा कि 21% ऑक्सीजन है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु में अवस्थित ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं। हम जो सांस ले रहे हैं बच्चों, उसमें कौन सा गैस प्रवेश करता है? ऑक्सीजन। पौधे भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। बच्चों आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझ चुके हैं, जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिस प्रक्रिया के द्वारा यह भोजन बनता है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन बनता है। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा एक समान बनी रहती है। एक समान मतलब हमेशा जितना रहता है उतना ही बना हुआ रहता है। और यदि हम वृक्ष को काटते जाएं और नए पौधे न लगाएं, वृक्ष को न ही बढ़ाएं, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। बच्चों आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में काफी कम है, 0.03%। बहुत थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड है। कम होने के बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, ये आप जान लीजिए। हरे पादप यानी कि पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस बनाकर वापस देते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के रूप में होता है, ये आप समझ लीजिए। बच्चों मनुष्य और पशु श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बच्चों CO2 है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिला हुआ है। ये कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, तो इसको CO2 कहते हैं। मनुष्यों और पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली CO2 गैस की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन या बैलेंस बना रहता है। जितना वो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पेड़ ग्रहण कर लेती है और जितना वो ऑक्सीजन बनाकर देती है उतना हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो हम दोनों के बीच संतुलन बना रहता है। लेकिन कोयला तथा खनिज तेल जैसे डीजल, पेट्रोल आदि ईंधनों के जलाने से यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से यहाँ का मौसम तथा जलवायु प्रभावित होता है। बच्चों जब कल कारखानों और मोटर गाड़ी के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बच्चों एक बात समझ लीजिए कि ये वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जो सूर्य से सूर्य की किरणें आती है
वो पृथ्वी से टकरा के वापस जाने लगती है, तो उसको ये वायुमंडल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से है वो रोक लेता है। और जितना हमें गर्मी की आवश्यकता है, जितना जीव जंतुओं को जीने के लिए तापमान की आवश्यकता है, गर्मी की आवश्यकता है, वो यहाँ बना रहता है। तो इसको हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। लेकिन इस जब कल कारखानों और मोटर गाड़ियों से धुएं निकलने लगते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो ये जितनी गर्मी की आवश्यकता हमें होती है उससे ज्यादा गर्म होने लगता है पृथ्वी, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है। इससे जो बर्फ जमे हुए हैं पर्वत पर, हमारे ग्लेशियर, वो पिघलने लगते हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है, जिससे कई द्वीप डूब चुके हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में समझते हैं कि इसकी संरचना कैसी है, क्या क्या है इसमें। बच्चों, तो नीचे से जहां हम खड़े हैं, जमीन से ऊपर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल कहलाता है, चौथा ताप मंडल है और पांचवा और आखिरी बहिर्मंडल है। तो जैसा मैंने बताया, ये पृथ्वी की सतह से आरंभ होकर ऊपर बढ़ते जाता है, जिसको अगर हम आसमान कहें, ऐसे तो आसमान है नहीं, वो खुला स्थान है, तो आसमान की ओर बढ़ते जाता है। बच्चों, ये हवा की परतें लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अगर ऊपर हम किलोमीटर में नापें तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो आइए अब हम इन परतों के बारे में बारी बारी से समझते हैं। तो जहां हम रहते हैं वहां पर शुरू होता है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। तो बच्चों, इस मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कहा जाता है और यह 8 किलोमीटर से 1800 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं। हम जो सांस ले रहे हैं ये क्षोभ मंडल में ले रहे हैं। धरातल से ऊपर जाने के क्रम में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता है, यानी कि ठंडा होते जाता है। तो बच्चों, ये जो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और तापमान कम होता जाता है, इसको सामान्य ताप ह्रास दर, घटता हुआ दर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। मौसम की प्राय सभी घटनाएं, जैसे कोहरा, आप जाड़ा के दिन में, ठंडे का दिन में जब सुबह उठते हैं तो पूरा बाहर धुआं 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 दिखता है, वो कोहरा। आसमान में आपको बादल दिखता है। आप देखे हैं कि पत्थर गिरता है जिसको ओला कहते हैं, वो ओला। तुषार, ये भी ठंडे के दिन में रात में ओस जिसको हम कहते हैं, पत्ता, फूल, पत्तियों पर ये पानी का बूंद बूंद जमा होता है, तो ये तुषार। आंधी और तूफान, मेघ आदि इसी भाग में होता है, यानी कि क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल के गर्म और शीतल होने का कार्य, मतलब क्षोभ मंडल क्यों गर्म होता है, क्यों ठंडा हो जाता है, इसका काम विकिरण से होता है, संचालन से होता है तथा संवहन द्वारा होता है। तो बच्चों, आइए समझते हैं कि विकिरण किसको कहेंगे, संचालन किसे कहेंगे और संवहन किसे कहेंगे। बच्चों, सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म होता है। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगों वाली होती है, मतलब वो छोटा तरंग का होता है, जो वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए ही उसे पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती है। मतलब ये सूर्य के आने वाली किरणें वायुमंडल को गर्म ज्यादा नहीं करती है। पृथ्वी पर पहुंची हुई किरणें का बहुत सा भाग, जैसा कि मैंने बताया, पुनः वायुमंडल में वापस चला जाता है और ये जो किरण वापस जा रहा है इसको भौमिक विकिरण कहते हैं।
और भौमिक विकिरण अधिक लंबी तरंगों वाला किरण होता है, जिससे वायुमंडल सुगमता से अवशोषित कर लेती, ग्रहण कर लेती है। तो बच्चों, समझने की बात यह है कि वायुमंडल सूर्य से आने वाली सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण, मतलब जो कि पृथ्वी से टकराकर जो किरण वापस हो रहा है, उससे अधिक गर्म होता है। और यही कारण है कि वायुमंडल की निचली परतें, जो क्षोभ मंडल है जहां हम लोग रहते हैं, वहां की परतें ऊपर परत की अपेक्षा ज्यादा गर्म हो जाता है। तो विकिरण का अर्थ है कि कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर अनेक प्रकार की ऊष्मा या तरंगें छोड़ती है, प्रसारित करती है। कोई वस्तु अगर गर्म या ठंडा है तो उससे ऊष्मा तरंगें निकलती है, इसको हम लोग विकिरण कहते हैं। जैसे पृथ्वी भी गर्म हो गई तो उससे ऊष्मा तरंगें निकलने लगी। एक मोमबत्ती भी जलाते हैं या आग जलाते हैं तो हम दूर में भी रहते हैं तो हमको गर्मी महसूस होता है, क्योंकि उससे ऊष्मा तरंगें निकलती है। तो इसे हम विकिरण कहते हैं। बच्चों, दूसरा है संचालन। संचालन क्रिया में एक अणु, मतलब एक वस्तु कोई जो ज्यादा गर्म है, उसके आसपास के उससे कम गर्म ठंडा वस्तु को भी अपने बराबर तापमान, अपने जैसे गर्म उसको भी कर देता है, और इसको हम विकिरण कहते हैं। इसको इस तरह समझिए कि जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं, असमान ताप, एक गर्म है एक ठंडा है, एक दूसरे का संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा चला जाता है, गर्म से ठंडा की ओर चल जाता है, दोनों गर्म हो जाता है। ये ऊष्मा का प्रवाह, ये ऊष्मा का एक दूसरे में जाना तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तु का तापमान एक जैसा ना हो जाए। अगर एक ठंडा है तो वो दूसरे को भी ठंडा कर देगा, एक गर्म है तो अपने जैसा दूसरे को भी गर्म कर देगा। तो इसको हम संचालन कहते हैं। तीसरा है बच्चों संवहन। संवहन गैस और द्रव में होता है। किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ में एक भाग से दूसरे भाग की ओर ऊष्मा का जाना संवहन कहलाता है। जब वायुमंडल की निचली परत, जिसका हम क्षोभ मंडल कह रहे हैं, भौमिक विकिरण, जो विकिरण यहां से वापस लौट कर जाती है, अथवा संचालन से गर्म हो जाता है, तब यहाँ का घनत्व कम होने से यहाँ का हवा हल्का हो जाता है, और हल्का होकर वह ऊपर उठने लगता है। तो इस क्रिया को हम लोग संवहन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह का यहाँ का जो हवा है क्षोभ मंडल का, वो गर्म और ठंडा होता है। चलिए अब दूसरा हम समझते हैं। दूसरा जो परत है ठीक क्षोभ मंडल के ऊपर है और उसका नाम है समताप मंडल। तो समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग है और कहलाता है समताप मंडल। बच्चों, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है, यहाँ से 50 किलोमीटर तक। इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। क्षोभ मंडल में तो सारी मौसमी घटनाएं हो रही थी, लेकिन इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम माना जाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती, शांत रहता है यहाँ। बच्चों, यहाँ ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन एक गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, जो कि हानिकारक गैस है, उससे हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है, खींच लेती है, अपने में समाहित कर लेती है। पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर आ जाए तो हम मनुष्यों को बहुत ही हानि हो जाएगी। हमारा जो शरीर है वो जल जाएगा, फोड़ा फुंसी हो जाएगा, या हो सकता है हम जीवित भी न रहें। तो इस हानिकारक पराबैंगनी किरण को ये ओजोन परत रोकता है, जो कि समताप मंडल में मिलता है। बच्चों, जानने जोगी बातें में जान लीजिए कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर मोटी परत को ट्रोपोपास कहते हैं, और इस भाग में सभी प्रकार की मौसमी परिवर्तन स्थगित हो जाते हैं। मतलब यहीं से जो मौसमी परिवर्तन है वो रुक जाता है। चलिए अब तीसरी परत का बात करते हैं, जिसका नाम है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। बच्चों, यह मंडल समताप मंडल और ताप मंडल के बीच वाली परत है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। अब देखिए, उल्कापिंड आप किसे कहते हैं? अक्सर गर्मियों की रात में आप जब बाहर
सो रहे होते हैं, बाहर आसमान की ओर देख रहे होते हैं, तो आपको कुछ चमकता हुआ वस्तु आसमान से धरती की ओर गिरता हुआ दिखता है, जिसको आप लोग आम भाषा में कहते हैं कि तारा टूटकर गिरा। लेकिन बच्चों, वास्तविक में तारा टूटकर नहीं गिरता है। तारा सूर्य से भी बहुत बड़ा बड़ा होता है और तारा टूटकर नहीं गिरता है। यह धूमकेतु से टूटता हुआ एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जो कि गिरने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी ओर आकर्षित होता है, तो यह उल्का पिंड इस परत में आने से जल जाता है। यह मंडल काफी ठंडा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान इसका और भी गिरता जाता है। तो यह था बच्चों मध्य मंडल, बीच का मंडल। अब अगला परत है ताप मंडल, थर्मोस्फीयर। इस वायुमंडल की मुख्य विशेषता है कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। इसमें तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें आयन मंडल मुख्य परत है, इसका मुख्य भाग है आयन मंडल। बच्चों, आयन मंडल धरातल से 80 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और यह विस्तृत वायुमंडल का भाग होता है। बच्चों, इस भाग में विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती है। इसमें करंट है और चुंबक का प्रभाव है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे, आप जो रेडियो सुनते हैं, जो रेडियो स्टेशन से जो कुछ बोला जाता है वो वहां तक पहुंच जाता है, आयन मंडल तक पहुंच जाता है और इस परत द्वारा दोबारा पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। मतलब वहां से टकराकर ये आवाजें फिर पृथ्वी पर आ जाती है और हम फिर रेडियो में उसको सुन पाते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी उसको पकड़ लेता है और हम लोग उसको फिर सुनते हैं। तो आयन मंडल का उपयोग रेडियो संचार के लिए होता है। तो ये आयन मंडल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए अंतिम और अगला जो परत है वो है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं, बाहर का मंडल। यह वायु की पतली परत होती है। इस मंडल में हल्की गैसें, हीलियम एवं हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, यहाँ का तापमान बढ़ा हुआ होता है। तो बच्चों, ये थी वायुमंडल का संरचना। हमने 5 परतों के बारे में विस्तार से जाना है। तो बच्चों, इसके अगली वीडियो में फिर आगे हम वायुमंडल के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।